आज से ठीक 150 साल पहले 18 मार्च 1871 को फ्रांस के पेरिस शहर में मजदूरों और मेहनतकश जनता, जो कि युद्ध से पस्त, बेरोजगारी और महंगाई से बेजार, जमींदारों और पूंजीपतियों के कर्ज से आजिज आकर पेरिस शहर पे कब्जा कर लिया था और जनता ने दमनकारी सामंती व्यवस्था को उखाड़कर एक न्यायपूर्ण समाजवादी व्यवस्था बहाल किया था। इतिहास में इसे पेरिस कम्यून कहा गया, जिसमें कुछ दिनों के लिए ही सही पेरिस के मजदूरों ने पुरानी दुनिया को खत्म कर उसके अन्यायपूर्ण खंडहरों पर एक नया और न्यायसंगत विश्व बनाया। हालांकि 21 से 28 मई के बीच एक वहशी हमले में फ्रांसीसी सेना द्वारा इस कम्यून को कुचल दिया गया, जिसमें 50,000 के करीब श्रमिकों ने शहादतें दी और हजारों को जेलों में बंद कर दिया गया था। तब भी इसने इस बात की झलक तो दे ही दी थी कि जब मेहनतकश जनता अपने जमीन, जीवन और आजीविका के मसले अपने हाथों में लेती है तो क्या नजारा होता है। अपने मात्र 2 महीने के छोटे जीवन काल में ही पेरिस कम्यून में कई उल्लेखनीय चीजें सामने आई थीं। सभी कारखाने जो अपने मालिकों द्वारा सड़ने के लिए छोड़ दिए गए थे, श्रमिकों द्वारा खुद से चलाए गए। भूस्वामियों और व्यापारियों के अथाह कर्ज के कारण कराह रहे सभी छोटे किसानों और दुकानदारों के कर्ज को रद्द कर दिया गया था। वे सभी छोटे दुकानदार जो जर्मनी के साथ युद्ध के दौरान कोई पैसा नहीं कमा पाए थे, उन सब के दुकान के किराए भी निलंबित कर दिए गए। पेरिस कम्यून ने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की और किसी भी कारखाने में वॉर टाइम की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया। पेरिस कम्यून का कोई एक करिश्माई या विलक्षण नेता नहीं था, बल्कि पेरिस सरकार, जिसे नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता था, उसको वास्तविक आम जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। पेरिस कम्यून जो सभी कामकाजी जनता के लिए एक सामूहिक जगह थी और जहां पर राष्ट्रीय सीमाओं का कोई रेखांकन नहीं था, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि असेंबली के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे कॉमरेड जेब्रोस्की। वो एक पोलिश कार्यकर्ता थे और फ्रांसीसी सेना के खिलाफ मजदूरों की तरफ से प्रतिरोध के प्रभारी थे। जेब्रोस्की ने मई की भीषण लड़ाई वाले सप्ताहांत के दौरान जमींदारों और पूंजीपतियों की फ्रांसीसी सेना से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। पेरिस कम्यून में न तो पुलिस थी, न ही सेना। हालांकि आम लोगों ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए खुद को ही पुलिस की भूमिका में बदल लिया था और कम्यून को बचाने के लिए सेना के रूप में भी। उस समय पेरिस में रहने वाले सभी लोगों की मजदूरी श्रमिकों से लेकर राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की कानूनी रूप से समान थी। सभी पहलें मेहनतकश जनता के सामूहिक चेतना से पैदा होती थी, जिन्होंने राज्य एवं पूंजीपतियों द्वारा जनित भेदभाव और आर्थिक गुलामी रहित एक सुंदर दुनिया की परिकल्पना की थी। सिद्धांततः पेरिस कम्यून की छोटे दुकान मालिकों और किसानों के कर्ज को रद्द करने की पहल को देश भर के किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए था, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस की घेराबंदी कर दी थी और गांव से पेरिस के सभी रास्तों को काट दिया गया था। आज लोग लगातार पिछले 100 से अधिक वर्षों से पीढ़ी की पीढ़ी यह सोच के आह भरती है कि क्या होता अगर सिर्फ पेरिस के मजदूर और किसान ही नहीं, बल्कि पूरे फ्रांस के मजदूर और मेहनतकश इस क्रांति में शामिल हो गए होते। जैसे जैसे दुनिया कृषि अर्थव्यवस्था से विनिर्माण उद्योगों तक और हाल में अनौपचारिक श्रम और सेवा आधारित रोजगार में विकसित हुई है, हम में से ज्यादातर को यह ताज्जुब होता है कि क्या फिर से दोबारा पेरिस कम्यून को दुनिया में कहीं भी दोहराया जा सकता है। मजदूरों द्वारा लिखे गए इतिहास के सुनहरे हिस्से को आजकल भारत में 150 वर्षों के बाद एक प्रतिध्वनि या कहिए एक अनुगूंज मिली है। हालांकि वर्तमान आंदोलन के वास्तुकार पेरिस के मजदूर नहीं, बल्कि भारत के मेहनतकश किसान हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 100 से अधिक दिन गुजारने के बाद लाखों किसान पूरी दुनिया को इस बात की एक झलक दे रहे हैं कि हाँ, ऐसी एक दुनिया बन सकती है जो उन्हीं लोगों द्वारा चलाई जाए जिन लोगों ने उसे खुद बनाया है। निश्चित रूप से किसान आंदोलन और पेरिस कम्यून एक जैसे नहीं हैं। 1871 में पेरिस के श्रमिकों का उत्थान पूंजीवाद और सामंती रचनाओं के सीधे खात्मे के साथ हुआ था। पेरिस के मजदूरों की बस यही मांग नहीं थी कि कुछ कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, बल्कि उन्होंने समस्त कारखानों पर कब्जा कर लिया था और अपने लिए खुद का कानून बनाए थे। किसान आंदोलन अभी तक इस पूंजीवादी राज्य की बुनियाद को चुनौती दे रहा है, लेकिन फिर भी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की बहुत सी संभावनाएं जो कम्यून ने उस जमाने में विकसित की थीं, उसकी गूंज और संभावनाएं आज के किसान आंदोलन में बीज रूप में पनपती दिख रही हैं। तो वो चीज क्या है जो वर्तमान किसान आंदोलन में उस कम्यून की झलक दिखाती है? निश्चित रूप से धरना स्थलों का स्वयं से संचालन, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुस्तकालयों और सभी के लिए अनवरत चलने वाला लंगर, पानी और आश्रय जो सभी के लिए खुले हैं और हर व्यक्ति को खुले दिल से बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं।
इस आंदोलन की कमान भी किसी एक विलक्षण या करिश्माई नेता के हाथ में नहीं है, बल्कि पेरिस कम्यून की राष्ट्रीय सभा के जैसे ही राय मशविरे और फैसले किसान यूनियनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा लिया जाता है। धरना स्थलों पर भी कोई पुलिस का पहरा नहीं है, बल्कि पुलिसिंग का काम भी किसानों द्वारा स्वयं किए जा रहे हैं। जिस तरह उस समय की फ्रांसीसी सरकार ने पूरे पेरिस की घेराबंदी कर कम्यून का दमन किया था, उसी तरह आज सत्ता में बैठे फांसीवादियों ने धरना स्थलों की चारों तरफ से बैरिकेडिंग और किलेबंदी कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग में कील ठोंककर, सड़कों पे गड्ढे खोदकर व अन्य सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना वैसी ही फितरत दिखाता है जैसा कि तब देखने को मिला था जब भारी बम बंदूकों के साथ कम्यून पर हमला कर फ्रांसीसी सरकार द्वारा पेरिस को पूर्ण रूप से क्षत विक्षत कर दिया गया था। जिस तरह फ्रांस की सरकार जर्मनी के साथ युद्ध में रहते हुए भी जर्मनी की मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई थी ताकि वह कम्यून को नष्ट करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, वैसे ही भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन और विश्व आर्थिक मंचों की मांगों पर ध्यान देना जरूरी समझा है, बजाय इसके कि वो अपने किसानों की बात सुने। पेरिस कम्यून के लोगों का नजरिया यह था कि किसानों के कर्जों को रद्द करके वे देश भर के किसानों को कम्यून की ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और अंततः कम्यून को कुचल दिया गया। आज इतिहास के इस विडंबनापूर्ण मोड़ पर भारत का किसान खड़ा है, जो पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ एक संयुक्त संघर्ष में श्रमिकों को भी इस साझा लड़ाई में आने का आह्वान कर रहा है। पिछले 30 वर्षों में न केवल भारत के किसान बल्कि पूरा मजदूर वर्ग भी भारत के बड़े पूंजीपतियों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा संचालित और सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण अकल्पनीय तबाही देखी है। मजदूरों का फैक्ट्रियों में सम्मानपूर्ण स्थायी काम अब एक केवल सपना है। अब केवल एक ही चीज स्थायी है कि उनकी ठेके की अनौपचारिक नौकरी। गरिमापूर्ण रोजगार के सपने और आशा को अब बेरोजगारी और अपमानजनक अनौपचारिक और अनियमित काम के एक बुरे सपने से बदल दिया गया है। श्रमिकों ने अपना सारा श्रम अधिकार खो दिया है। पूरे देश में मजदूरों के लिए लड़ने वाले यूनियनों को साजिशन पंगु और खत्म कर दिया जा रहा है। नए श्रम संहिताओं, जिन्हें लेबर कोड भी कहते हैं, इसने मजदूरों से अपनी पहचान छीन ली है, क्योंकि सुपरवाइजर सहित कारखाने में किसी भी स्तर पर काम करने वाला अब श्रमिक ही कहलाएगा। जैसा कि भारत में बड़ी ट्रेड यूनियनों ने अपने आप को नौकरशाही और जबान खर्ची करने वाली संस्थाओं के रूप में पतित कर लिया है, इस किसान आंदोलन ने वह मंच तैयार किया है जहां से मजदूर पूंजीपतियों के खिलाफ इस साझा लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। पेरिस कम्यून इस दुनिया के मेहनतकश लोगों के इतिहास में गौरवशाली आंदोलनों में से एक था, और यह इसलिए असफल रहा क्योंकि मेहनतकश जनता और किसान एकजुट नहीं हो पाए थे। यदि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा निर्मित संभावनाओं से भरे इस भारतीय कम्यून को इतिहास में अपनी जगह बनानी है और आगे जाना है, तो पूरे भारत के किसान और मजदूर वर्ग को एकजुट होना होगा, और यह एकता केवल वर्तमान आंदोलन में शुरू हो सकती है। पर यह केवल तभी और तभी संभव है जब तीनों कृषि कानूनों की बर्खास्तगी के साथ ही भूमिहीन किसानों के लिए खेती योग्य जमीन की मांग, दलित खेतीहर मजदूरों की मांग और मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांग भी यह आंदोलन अपनी मांगों में शामिल करे। साथ में शहरी गरीबों के लिए बिना शर्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज सहित जीवन उपयोगी सभी वस्तुओं का रियायत दर पे उपलब्धता भी इस आंदोलन की एक बड़ी मांग होनी चाहिए। तभी और सिर्फ तभी किसान आंदोलन से भी उसी उम्मीद का दिया जल सकता है जिसे 150 साल पहले पेरिस के मजदूरों ने कुछ महीनों के लिए ही सही पेरिस कम्यून की शक्ल में जलाया था। पेरिस कम्यून के 150 साल पूरे होने पर यह एक पर्चे की शक्ल में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था।